Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Free Education by Nidhi Bhatnagar. So आज क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ से, जो कि कार्डोवा का एडिशन है, क्लास 5 की SST की किताब है, चैप्टर नंबर 19 स्ट्रगल टूवर्ड्स फ्रीडम. Before I start the chapter, I would like to inform all of you that I have started taking tuition classes at home. And those who are interested to take personal classes and they live in Greater Noida West, nearby Gore City, because I live in Gore City 1, so they can contact me. My number is 8588821529, 8588821529. So we can start the chapter. चलिए जी, चैप्टर है हमारा इंडिया जो था. एक्चुअली ये स्ट्रगल क्यों हुआ, सबसे पहले उसके बारे में समझो. स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम. फ्रीडम क्यों चाहिए थी भाई? गुलाम थे ना. किसके गुलाम थे? ब्रिटिश के. कैसे आए ब्रिटिश भारत में? पिछला वीडियो जो मैंने चैप्टर 20 का आप लोगों को करा दिया है, अगर किसी ने देखा हो तो उसे पता होगा कि जो अंग्रेज़ थे वो हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए. ठीक है, उन्हें ये समझ में आ गया था कि भैया हमारे देश में जो मसाले हैं, हमारे देश में जो कपड़े हैं वो मिलते हैं बहुत सस्ते, और उनके देश में जाके क्या हो जाता था, वही चीज़ें हो जाती थी बहुत ज़्यादा महंगी. तो उनको तो हो रहा था मेजर प्रॉफिट यहाँ से. अब इतना प्रॉफिट होगा तो कोई भी हमारे देश में बसना ही चाहेगा, है ना. तो यही सब हो रहा था. लेकिन अब अपने देश के लोगों को तो धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि हम तो अपने ही देश में गुलामों की तरह जी रहे हैं. तो लोगों ने किया स्ट्रगल. किस तरफ? टुवर्ड्स फ्रीडम. स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल किया गया. तो चलिए जी देखते हैं क्या है ये स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम और हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर. इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड. तो भारत को जो जाना जाता था वो जाना जाता था सोने की चिड़िया के रूप में. सोने की चिड़िया क्यों, बताएंगे. द नेम वॉज गिवन बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ. ये नाम इसलिए दिया गया था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, हम धनी थे एक तरीके से, हम बहुत प्रॉस्पेरिटी थी हमारे पास, बहुत समृद्धि थी. इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस. भारत में बहुत सारे मसाले थे. टेक्सटाइल, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, मतलब बहुत ही कीमती, है ना. प्रीशियस जो होते हैं बहुत ज़्यादा कीमती, वो जो हमारे पास स्टोन्स थे, और ज्वेलरीज थी, बहुत ज़्यादा ज्वेल्स थे ऑफ ऑल काइंड, एंड पर्ल्स, मोती पाए जाते थे. इंडियन गुड्स वर वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड. भारत का जो सामान था वो पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगा था. द अरब्स वर द फर्स्ट ट्रेडर्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले ट्रेडर्स कौन थे, ये चीज़ आप याद कर लेना. कौन आया था व्यापार करने सबसे पहले? वो आए थे अरब के लोग. ठीक है, अब मैं ना ट्यूशन पढ़ाती हूँ एक्चुअली, तो मैं क्या करती हूँ, बुक्स बच्चों की रख लेती हूँ. अब ये किसी बड़े भाई साहब कैसे वाले बच्चे की किताब है ना, इसने इतनी सारी लाइनें खींच दी हैं. ठीक है, सो डोंट माइंड. चलो जी, हमें चैप्टर से मतलब होना चाहिए. तो अरब्स वर द फर्स्ट ट्रेडर्स विद हुम इंडियन डिड बिजनेस. जिनके साथ इंडियंस ने किया था बिजनेस. ठीक है. देन केम टू पोर्चुगीज. फिर पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज़ आए, और अंग्रेज़ ऐसे आए कि वो 200 साल 150 साल तक हमारे ही देश में टिक गए बहुत अच्छे से. ठीक है, अब आ जाओ. देयर वर फाइट्स अमंग दीज पावर्स फॉर कंट्रोल ओवर द इंडियन. अब ये लोग पहले तो आपस में ही इन लोगों की फाइट थी कि भाई कौन कंट्रोल करेगा इंडिया को, है ना, इंडियन के प्रोडक्ट्स पर. ठीक है, और मार्केट पर. तो क्या हुआ, द इंग्लिश वर विक्टीरियस. ओबियस सी बात है कि भाई अंग्रेज़ जीत गए इन सब में, है ना. अब ये सारे ही चाहते थे, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे वो डच के लोग हों, चाहे फ्रेंच हों और अंग्रेज़ हों, ये सब चाहते थे कि भाई भारत का जो मार्केट है उस पर कंट्रोल रहे, यहाँ से सामान हम ही खरीदें, हम ही व्यापार करें, है ना. तो क्या होता था कि लास्ट में जब इन सब के बीच में थोड़ा फाइट वाइट रही होगी, फाइनली अंग्रेज़ जो हैं वो जीत गए. आफ्टर सम ईयर्स क्या हुआ, दे नॉट ओनली कंट्रोल्ड द ट्रेड. इन्होंने केवल व्यापार पर ही कंट्रोल नहीं किया. थ्रू अ कंपनी कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज फॉर्म्ड बाय सम मर्चेंट्स. कुछ व्यापारियों ने बनाई थी लंदन के ये 1600 में. बट ऑल्सो इन्होंने रूल करा ओवर इंडिया पे. बात ये हुई कि केवल इन्होंने क्या किया, व्यापार पे ही नहीं कंट्रोल किया हमारे यहाँ. इन्होंने एक कंपनी बनाई, जो व्यापारी थी ना उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, कब बनाई थी? 1600 में. कहाँ बनाई थी? लंदन में. और इन्होंने उसके द्वारा जो था हम पर रूल भी किया, हम पर शासन किया. द कंपनी बॉट गुड्स. कंपनी जो थी वो खरीदती थी गुड्स यानी सामान को फ्रॉम इंडिया, भारत से, एट अ चीप रेट, बहुत सस्ते रेटों पे खरीद लेती थी. एंड सोल्ड दैम अब्रॉड. और भारत के बाहर ले जाके ना अपने देशों में वो क्या करते थे, एट हाई प्राइजेस पर उनको बहुत ज़्यादा कीमत पर बेच दिया करते थे. एज अ रिजल्ट, अब इसका क्या परिणाम हुआ, द कंपनी अर्नड लार्ज प्रॉफिट्स. कंपनी को होने लगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट. द कंपनी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन वेरियस इंडियन टाउन्स. तो कंपनी ने क्या किया,
इस्टेब्लिश कर लिए। भाई उनको लग रहा था ना कि यहीं पर अगर हमारी फैक्ट्रियाँ भी डल जाएँ तो हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उन्होंने यही किया और बहुत ज़्यादा जो है इंडियन टाउन्स में अपनी फैक्ट्रीज़ डाली टू शो दैट दे वर प्रोटेक्टिंग दीज फैक्ट्रीज़। अब ये दिखाने के लिए कि भाई हम ना फैक्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अ नंबर ऑफ फोर्ट्स बनवा लिए, किले बनवा लिए, है ना, बहुत मोटी मोटी दीवारों वाले। एंड वहाँ पर ही अपनी आर्मी भी ले आई है वहाँ पर कि भैया उन्हें क्या हमें शो कर रहे थे कि भैया तो हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ऐसे, और वो मेंटेन कर लेंगे लगे बाय द मेंटेन बाय द ब्रिटिश। मतलब ये जो फोर्ट्स थे और आर्मीज थी ये किसके द्वारा मेंटेन होने लगी, ब्रिटिश के द्वारा। अब इतनी बात समझ में आई। अब आ जाओ, हमें भी तो गुस्सा आएगा ना। अब क्या हुआ, एंगर ऑफ इंडियंस के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया हैड एन एग्रीरियन इकोनॉमी। दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इंडिया की इकोनॉमी एग्रीरियन है। इसका मतलब ये हुआ दैट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल मेनली डिपेंड किस पर करती है, एग्रीकल्चर पर। हमारे देश में खेती ही मेन काम है, ठीक है भाई। हाफ ऑफ द पीपल तो हमारे आज भी जो है वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इंग्लैंड वॉज अ डेवलप्ड कंट्री। इंग्लैंड जो है वो कैसा कंट्री था, डेवलप्ड कंट्री था विद फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। उसके अंदर क्या थी, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज थी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी। इट नीडेड रॉ मटेरियल। तो उन फैक्ट्रीज के लिए भाई जैसे कपड़ा बनता है तो कपड़े के लिए कॉटन, मान लो कॉटन का कपड़ा बनता है तो कॉटन के कपड़े के लिए कॉटन तो चाहिए ना, ये होता है रॉ मटेरियल। जूट के बैग बनाने हैं तो जूट तो चाहिए ना, जूट हुआ रॉ मटेरियल। चीनी बनानी है, गन्ना चाहिए ना, गन्ना हुआ रॉ मटेरियल, समझ गए। तो इट नीडेड, वो जो इंग्लैंड की कंपनियां थी उनके लिए कह रहे हैं, इट नीडेड रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स टू सेल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो उनको क्या चाहिए था, एक तो कच्चा माल चाहिए था और एक ऐसी मार्केट चाहिए थी जहाँ पर उन्होंने जो सामान तैयार किया है उसे वो बेच सकें। तो दिस वाज ओनली पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग इंडिया। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा था, इंडिया पर वो कंट्रोल कर लेंगे तो एक तो हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन मिल गई जो उनका सामान खरीदेगी। हमारे यहाँ से ही रॉ मटेरियल अपने देश में ले गए, वहाँ अपनी फैक्ट्रीज़ में बनवाया और बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें ही वो जो हैं यहीं पर ही बेच रहे होंगे, ठीक है। तो सब कुछ बड़े मज़े से उनका व्यापार चल रहा है ऐसे। तो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉयटेड द पुअर फार्मर्स ऑफ इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारियों ने जो कंपनी बनाई थी ना 1600 में, वो कंपनी अब क्या करने लगी, वो किसानों को, हमारे किसानों को उन्होंने बहुत परेशान किया, ठीक है। एक्सप्लॉयट करने लगी। एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, मान लो कोई 100 रुपये का काम आपसे 10 रुपये में कराए और ज़बरदस्ती कराए, एक्सप्लॉयटेशन ही तो है ये। द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप्स दैट वुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन इंग्लिश फैक्ट्रीज। अब हुआ क्या, एक नील क्रांति आई थी, वो तो चलो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, ऐसे ही समझो। जो इनके देश में ज़्यादा बिकता होगा, ठीक है, जो इनके देश में ज़्यादा बिकता होगा ना, वो चाहते थे कि हमारे किसान ही जो हैं वो वही उगाएं, उनकी मर्ज़ी से उगाएं, जो इनका बिक रहा है ना वही हमारे किसानों को उगाना पड़े। और बड़ा फोर्स करने लगे इस तरीके से, वही वाली फसलें सब उगाने के लिए, जो भी मटेरियल इनकी फैक्ट्रीज़ के लिए चाहिए वही सब करने के लिए। तो दीज वर जो बेचने के लिए होती है ना क्रॉप्स, फसलें, वो कहलाती हैं कैश क्रॉप्स। सबको पता है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो कि खेतों से सीधा कहाँ जाएंगी, फैक्ट्रीज़ में, कच्चे माल की तरह, समझ रहे हो। जैसे कॉटन है वो भी एक कैश क्रॉप्स है, सर्व्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। भाई कपड़ा बनाने के लिए कॉटन चाहिए सो वो फोर्स कर रहे हैं भैया कॉटन उगाओ। तो दिस रॉ मटेरियल वॉज परचेज्ड बाय द कंपनी एट वेरी लो प्राइजेस। अब हमसे ज़बरदस्ती उगवा भी रहे हैं और बहुत ही कम हमें पैसा दे रहे हैं उसके लिए, राइट। द फार्मर्स वर नॉट अलाउड टू ग्रो फूड क्रॉप्स। अब हमारा इतना बड़ा देश है, उसके लिए तो कितनी फूड क्रॉप्स की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन फार्मर्स को उगाने नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं नहीं भैया हमारा कच्चा माल उगाइए जो हमारी फैक्ट्रीज़ में वहाँ जाएगा। और हम बेचारे एक तरीके से गुलाम हो चुके थे, उन लोगों के पावर बहुत ज़्यादा हो गई थी उनकी। द फार्मर्स वर नॉट अलाउड टू ग्रो फूड क्रॉप्स। और फार्मर्स जो थे, किसान थे, वो फूड क्रॉप्स उगाने के लिए एक तरीके से अलाउड ही नहीं थे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैनी फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज जो होने लगी स्टार्व्ड, बेचारे भूखे मरने लगे। किसान जो सबके लिए खाना उगाता है वही भूखा मर रहा था, उस समय इतनी हद हो गई थी। अब आ जाओ यहाँ पर, द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड बिकॉज ऑफ क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वॉज चीप एज इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन बल्क इन द मिल्स। अब क्या हुआ, इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या हुआ, जो भारत में जो हमारे ना कपड़ा व्यापारी वगैरह होंगे ना वो जो इंडस्ट्री थी वो तो बहुत परेशान हो गई। क्या होता था, ये जो इंग्लैंड से आप कपड़ा लेकर आते थे वो तो मिल में बनता था, इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, बड़ी बड़ी मशीनें थी, तो बहुत क्या नाम है, बहुत सारा एक साथ बना लेते थे, उनको सस्ता पड़ता था, है ना। और हमारे देश में आके ये बेच दिया करते थे उसको। लेकिन जो भारतीय थे, जो इंडियन हैंडलूम वाले थे, तो लोग उनका सामान नहीं खरीद रहे थे, उस समय जागरूकता तो थी नहीं, तो जहाँ से सस्ता पड़ता था लोग खरीद लेते थे। अब अगर ऐसा हो रहा था, है ना, तो जो इंडियन हैंडलूम वाले इंडस्ट्री वाले लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनका सामान नहीं बिक रहा,
है ना। पब्लिक को उस समय क्या वो था बिल्कुल दिमाग में कि भाई जो सस्ता मिल रहा है वो ले लो, और ये इंग्लैंड वाले अपना चीप रेट पे बेच लेते थे हमारे देश में सामान लाके। चीप रेट से मतलब ये है कि भाई अपना प्रॉफिट तो लेते होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज़ बल्क में बनेगी, बहुत ज़्यादा एक साथ बनेगी मिल में, तो वो इनको बनानी भी सस्ती पड़ती थी। ठीक है, तो ये हो रहा था। तो हमारा हैंड मेड जो क्लोथ था वो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था उन्हें खरीदना लोगों को, तो वो खरीद नहीं रहे थे। तो ये हो रहा था। एज इफ मानो दिस वॉज नॉट इनफ, द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अनजस्ट लॉ। भाई इतना सब कुछ करके भी उनका पेट नहीं भर रहा था। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, लॉ बना लिया अनजस्ट, जो कि मतलब एक तरीके से न्याय नहीं था। ठीक है, विच वॉज मेड द नवाब्स एंड किंग्स ऑफ इंडियन वेरी अनहैप्पी। अब नवाब और राजा इन्हें भी समझ में आने लगा कि भाई नहीं, बहुत ही गलत हो रहा है। तो वो भी परेशान तो हो गए थे, लेकिन वही वाली बात थी कि पावर हाथ से जाती दिख ही रही थी सबको। ठीक है, तो वो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। पावर जाती क्या दिख रही थी, पावर तो इन लोगों की चली ही गई थी। ये लोग तो एकदम कंट्रोल में आ गए थे इनके। वन ऑफ द लॉज सेड, एक कानून क्या था, दैट इफ़ अ किंग डाइड, मतलब अगर कोई राजा मर जाता है, एक इन्होंने कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने, अगर एक राजा मर जाता है विदाउट अ चाइल्ड, अगर मान लो उसका कोई बच्चा नहीं है और राजा मर गया, देन हिज किंगडम, जो उसका राज्य होगा ना, वुड बी टेकन अवे बाय द ब्रिटिश, माने ब्रिटिश उस पर कंट्रोल कर लेंगे। है ना। तो ये तो बिल्कुल अन्याय ही नहीं हुआ। अभी कोई राजा मर जाए तो उसके भाई के बेटे को या किसी को, कोई रिलेटिव को, उसको किंगडम मिलना चाहिए था। लेकिन ये ब्रिटिश क्या करते थे, इनका तो कोई मतलब ही नहीं था हमारे देश में, लेकिन बस हर चीज़ को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी रिसीव्ड हाई सैलरीज, ह्यूज सैलरीज। जो ऑफिसर्स थे इनकी कंपनी के, उनको क्या मिलती थी, बहुत ज़्यादा ही सैलरी मिलती थी। इन कंट्रास्ट, और अगर इसका विरोधी देखें बात, क्या, देयर आर मैनी इंडियंस हु लॉस्ट देयर जॉब। और उल्टी बात ये हुई कि हमारे देश में जो हमारे इंडियंस थे उनकी तो नौकरियां ही चली गई। आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर्स वर डिसमिस्ड, हमारी जो आर्मी थी इंडियन रूलर्स की, वो डिसमिस हो गई बिल्कुल। एंड द सोल्जर्स वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, और जो सिपाही उन राजाओं की आर्मी में थे अब उन पर नौकरी ही नहीं थी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, द ब्रिटिश वर टेकिंग फुल कंट्रोल थ्रू अनफेयर पॉलिसीज़। जो ब्रिटिश थे वो पूरा कंट्रोल कर रहे थे अपनी गलत गलत पॉलिसीज़ से। ठीक है, मतलब पॉलिसी तो कोई भी अच्छी थी ही नहीं उनकी, है ना। यहाँ पर भाई हम पे कंट्रोल करने वाली ऐसी पॉलिसीज़ कोई अच्छी तो हो नहीं सकती। हमसे माल खरीदो, हमें ज़्यादा उसमें बेच लो, है ना, हमारे ही लोगों का काम बर्बाद कर दो, और ये सब कुछ हो रहा था एक तरीके से। एंड एंगर्ड, अब गुस्सा हुए सब लोग। ठीक है, इंडियंस नाराज़ हो गए बहुत ज़्यादा। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिगिन प्रोटेस्टिंग। अब लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भैया अंग्रेज़ों के सब खिलाफ हो गए हैं और अपने बचाव के लिए सब उतर गए। हाउ एवर देयर वॉज नो यूनिटी इन देयर प्रोस्पेक्ट। अब शुरुआत में तो भाई ऐसा हुआ कि इतना बड़ा हमारा देश है तो लोगों में यूनिटी नहीं है। तो उस समय यही हुआ था। देखो, यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है, यूनिटी नहीं होती तो कोई भी तोड़ सकता है, ये समझ लो। तो यूनिटी नहीं थी लोगों में स्टार्टिंग में। अब हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये थी बहुत बड़ी क्रांति, एक पहला युद्ध जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, क्या है इसके पीछे, क्यों हुआ ये, क्या सब था, सुनो। इन 1857 अ मेजर रिवॉल्ट ब्रोक आउट हुआ। ठीक है, 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, विच वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन सोल्जर्स, जो शुरू किया गया भारतीय सिपाहियों के द्वारा, सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। और वो सिपाही पता है कहाँ काम करते थे, वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। समझ रहे हो, हमारे ही सिपाही ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया उन्हीं के खिलाफ। अब ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने विद्रोह किया। द ली इनफील्ड राइफल्स दैट वर गिवन टू द सोल्जर्स बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। वहाँ पर क्या हुआ था, हमारे सोल्जर्स को ना राइफल्स दी गई थी। कुछ राइफल्स जो थी वो सोल्जर्स का मेन कारण बनी थी रिवॉल्ट का। अब ऐसा क्या था उन राइफल्स में, सुनो। इन ऑर्डर टू लोड द राइफल्स, जब हमें राइफल को लोड करना पड़ता है ना चलाने से पहले, द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ, उसमें मुंह से काटना पड़ता था, द एंड्स ऑफ द ग्रीस्ड कार्टेज, जो उसके ऊपर लगी होती थी। और र्यूमर स्प्रेड, उस समय एक अफवाह फैल गई इन द कैंप्स, उनके जो सोल्जर्स के कैंप होते होंगे, दैट द कार्टेज वॉज ग्रीस्ड, कि इसको ग्रीस किया गया किससे, विद द फैट ऑफ काउज, गाय के मांस से किया गया, एंड पिग के मांस से किया गया। अब देखो साफ सी बात है, दिस एंगर्ड एंड हर्ट द हिंदू मुस्लिम रिलीजियस फीलिंग्स। क्यों रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट हुआ, क्योंकि हिंदू जो है वो गाय का मांस मुंह नहीं लगा सकते, भाई कभी नहीं खा सकते, हम तो गाय हमारी माता हैं, है ना। और जो पिग होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुस्लिम जो हैं वो उनके मांस को नहीं खा सकते थे। अब आर्मी में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। अब अगर इनको बार बार मुँह लगाना पड़ता होगा तो इन लोगों को तो गुस्सा ही आता है। तो एक टाइम पर तो ये बिल्कुल विद्रोह कर दिया इन्होंने, नहीं भैया हम नहीं लगाएंगे इसको मुँह। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने मना किया तो द सिपॉयज़ जो थे, हमारे सिपॉयज़ मीन्स सिपाही,
वो अंग्रेज़ थे ना, सिपाही नहीं बोल पाते थे, सिपॉयज़ बोलते थे। तो सिपॉयज़ ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया टू यूज़ दीज राइफल्स, कि भैया हम तो ये यूज़ नहीं करेंगे। व्हेन फोर्स्ड, जब इन्हें ना एकदम फोर्स किया गया कि नहीं भैया आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, आप तो सिपाही हो ना हमारे, मतलब आप तो एक तरीके से, वो बिल्कुल हमें गुलामों की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। द सोल्जर्स इन एंगर, गुस्से में क्या हुआ, शूट देयर ऑफिसर, गुस्से में सोल्जर ने कर दी, गोली मार दी इनके ऑफिसर को। ब्रोक ओपन द प्रिजन्स एंड सेट फ्री द प्रिजनर्स, इन्होंने क्या किया, खोल दिए इनके क्या होता है जेल के दरवाजे, और जो प्रिजनर थे उनको भी छोड़ दिया। हमारे देश के सिपाहियों ने ये सब किया था गुस्से में आके। अब क्या हुआ, 29 मार्च, अब ध्यान से सुनना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे, हु वॉज अ सोल्जर, एक मंगल पांडे नाम के सोल्जर थे, सिपाही थे, उन्होंने 29 मार्च 1857 में क्या किया, अटैक करा एक ब्रिटिश ऑफिसर पर। कहाँ पर किया था, नियर कैलकाटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम आज कोलकाता बोलते हैं। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। यही सब हुआ होगा ना, ये पिग की चर्बी और ये गाय की चर्बी वाले केस में इनकी लड़ाई बड़ाई हुई होगी। अब इन्होंने अटैक कर दिया, अब अटैक कर दिया तो इनको क्या किया, फांसी पर लटका दिया। समझ रहे हो, 8 अप्रैल 1857 में। दिस ट्रिगर फर्दर एक्शन, अब आया सारे सिपाहियों को खतरनाक वाला गुस्सा, है ना, कि आपने एक सिपाही को फांसी पर लटका दिया, तो होना तो था ही कुछ ना कुछ ज़बरदस्त। द रिवॉल्ट स्टार्टेड इन मेरठ, और ये रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ में स्टार्ट हुआ, एंड स्प्रेड टूवर्ड्स दिल्ली, और पूरा दिल्ली में फैल गया। मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफ़र सेकेंड वॉज आस्क्ड टू लीड द रिवॉल्ट। अब क्या हुआ, ये जो हमारे जो सिपाही वुपाही थे ना, ये लोग ने बहादुर शाह जफ़र को बोला, भाई आप जो है ना, क्योंकि उस समय लास्ट अंग्रेज़ों के आने से पहले बहादुर शाह जफ़र ही तो थे मुगलों के लास्ट जो कहना चाहिए राजा वगैरह थे, है ना। तो ये सब पहुंच गए थे लाल किले पे, बुक में नहीं लिखा हुआ, आपके मैं बताती हूँ, लाल किला पहुंच गए थे, वो ही मुगलों का घर हुआ करता था, ठीक है। और वहाँ जाके कहा कि भाई आप जो है ना, हम लोग इनके खिलाफ अब हो गए हैं, और आप जो है हमारे नेता बन जाओ और इस रिवॉल्ट को लीड करो एक तरीके से, ठीक है, आगे आओ। शुरू में तो इन्होंने मना किया, क्योंकि भाई समझ में तो इन्हें भी आ रहा था पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फाइनली जब इन लोगों ने मनाया तो ये मान गए, ठीक है। तो ही वॉज नॉमिनेटेड एज दी कमांडर इन चीफ, इनको नॉमिनेट कर दिया गया कमांडर इन चीफ। बताऊंगी बाद में क्या हुआ था। ये जो हमारे कौन है, बहादुर शाह जफ़र, ये तो इनको तो पता है देश निकाला दे दिया था, और ये हमारे देश से बाहर ही कहीं मरे थे, ठीक है। बहुत बुरा सलूक हुआ था इनके साथ भी लास्ट में, बट चलो अभी कहानी लेके चलते हैं आगे। द रिवॉल्ट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये जो क्रांति थी मेरठ तक ही नहीं रुकी, ये और पार्ट्स में भी फैल गई। सम ऑफ द पॉपुलर लीडर्स जिन्होंने लीड किया था इस रिवॉल्ट में एट डिफरेंट प्लेसेस, कौन कौन थे, वो तात्या टोपे थे, नाना साहेब थे एट कानपुर, ठीक है। तात्या टोपे नाना साहेब ने कहाँ से किया था, कानपुर से लीड किया, है ना, एक तरीके से वहाँ से लीडर रहे पब्लिक के। और रानी लक्ष्मीबाई तो सभी को पता है झांसी की थी, एंड बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, अवध से, ध्यान रखना नाम इनका। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ, मैनी इंडियंस स्टेड अवे फ्रॉम द रिवॉल्ट, तो बहुत सारे भारतीय जो थे वो दूर रहे, मतलब शुरू में ना सारे भारतीय तो क्रांति में नहीं आए थे ना, उतरे नहीं थे। एंड मैनी इवन सपोर्टेड द ब्रिटिश, और उस समय ब्रिटिश को काफ़ी टाइम हो चुका था हमारे देश में, तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश को ही सपोर्ट कर दिया, मतलब हमारे देश के लोग ही जो थे वो हमारी क्रांतिकारियों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो ब्रिटिश को सपोर्ट किया उन लोगों ने। तो ब्रिटिश हाउ एवर ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ एंड कर्स्ड द रिवॉल्ट सक्सेसफुली। फिर देखो ऐसा ही होना था, तो ब्रिटिश जो थे शुरुआत में उन्हें टाइम लगा था, आई थिंक 2 साल का टाइम लगा था इस पूरे रिवॉल्ट को दबाने के लिए, लेकिन फाइनली ये रिवॉल्ट दबा लिया गया था। इसके पीछे कारण देखो सिंपल सा ही था कि भाई लोग जो थे उनमें एकता कम थी, इनका ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे रिवॉल्ट को अच्छे से, ठीक है। अब लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रिगर मिल गया ना इनको भी, ब्रिटिश को भी तो समझ में आ गया था, अलार्म्ड हो गए थे, एकदम चौंक गए थे, भाई साहब इतनी बड़ी क्रांति हमारे खिलाफ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड एंड अलार्म्ड। अब ये जो थे, यहाँ से आ जाओ, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले जो थे वो शॉक्ड हो गए थे एकदम, और अलार्म्ड बने। अब एक चेतावनी सी इनको मिल गई थी कि इट रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज़ किया इस गवर्नमेंट ने, दैट इट वॉज द टाइम टू एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसका रूल तो करो ख़त्म। 1857 के बाद याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ ख़त्म, लेकिन अंग्रेज़ नहीं गए हमारे देश से। 1858 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंट्रोल इंडिया। अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ही आ गई हमारे यहाँ कंट्रोल करने के लिए, समझ रहे हो। द वायसराय वॉज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया। वायसराय एक उपाधि है, ठीक है, वायसराय मतलब एक पोजीशन है, तो वो अपॉइंट किए गए रूल करने के लिए भारत पर, ठीक है। किसके बिहाफ पर, बिहाफ ऑफ द क्राउन, कि भाई जैसे डायरेक्ट राजा नहीं आ सकता ना, तो उसने अपने वायसराय को भेज दिया कि भाई आप जाओ और आप कंट्रोल करो भारत पर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये तो इसके बस की तो है नहीं, ठीक है, संभलेगा नहीं इनसे ये सब।
द इंडियन रूलर्स वर अलाउड टू रूल देयर किंगडम्स बट वर कंट्रोल्ड बाय द इंडियन इंग्लिश। अब इंडियन रूलर्स से कहा गया कि भाई ठीक है, आप मतलब थोड़ा सा ना ये एक तरीके से बीच का रास्ता सा अपनाने लगे कि भाई पूरा कंट्रोल करेंगे तो एकदम से तो सब रिवॉल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने रूलर से कहा कि आप अपना टेरिटरी पर जो है अपने अपने एरियाज़ में आप अपना शासन चलाइए, लेकिन आपके लिए आपके ऊपर ये वारसराय रहेंगे, ठीक है ना। आपको मानना पड़ेगा हमारी क्वीन वगैरह को, ठीक है, हमारे किंग को मानना पड़ेगा, सुपीरियर पावर आपको उन्हें ही मानना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने राज्य पे राजा शासन कीजिए। अब राजाओं को लग रहा था अपना एरिया मिल रहा है, वही होता है ना कि अपना अपना काम देख रहे थे बस, ठीक है, हमें हमारा एरिया मिल रहा है ना, हमें यहाँ राज करने को मिलेगा ना, ओके फाइन, ठीक है। तो ऐसा हुआ था उस समय पे। अब कहाँ थे हम। द इंडियन रूलर्स वर अलाउड टू रूल देयर किंगडम्स बट वर कंट्रोल्ड बाय द इंग्लिश। अब क्या होता था, इनके राज्य में ही अंग्रेज बैठा देते थे, मतलब राजा के राज्य में हमारे देश के अंग्रेज़ों के आदमी बैठे होते थे जो कि देख रहे होते थे सारा काम काज, उसे भी कंट्रोल करते थे। तो पूरा राजा बेचारा उन्हीं के कंट्रोल में रहता था हमारा। द पीपल ऑफ द कंट्री वर प्रॉमिस्ड फ्रीडम टू फॉलो देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इन्होंने क्या किया कि अब अंग्रेज़ों को थोड़ा ये भी समझ में आ रहा था कि अगर हमने लोगों की ना धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाया तो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो उस समय फिर इन्होंने क्या किया, लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम दे दी कि हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग क्रांति व्रांति मत करो हमारे खिलाफ, और हम जो है तुम्हें तुम्हारे ना कस्टम्स जो भी तुम्हारे रीति रिवाज हैं वो फॉलो करने देंगे, अपनी प्रैक्टिस अपनी पूजा पाठ जो तुम्हें करना है जैसे करना है कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ क्या हो रहा था, द इंडियन रियलाइज्ड, भारतीयों ने महसूस कर लिया दैट इफ़ दे यूनाइट दे कुड आउस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सॉइल। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि अगर हम सब हो गए एक ना तो हम भगा सकते हैं इन्हें बाहर, ठीक है, ब्रिटिश को अपने देश से निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये जो 1857 की क्रांति हुई ये फेल हो गई थी, है ना, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि 1857 में तो चले नहीं गए थे, हमारे देश से तो गए थे 1947 में, करीब करीब 100 सालों बाद। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों फेल हुई? देखो, द ब्रिटिश वर ऑर्गेनाइज्ड, जो अंग्रेज थे वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है, एंड मैनी इंडियंस साइडेड विद देम, और बहुत सारे जो भारतीय थे वो तो इनकी साइड ही हो गए थे, ब्रिटिश की। बताया ना मैंने आपको, शुरुआत में सारे इंडियंस अपनी तरफ ही नहीं थे, ये शुरुआत में कुछ इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही थे। भाई इन्हीं की नौकरी यहाँ करते थे उस समय तो हमारे लिए ब्रिटिश जो थे बहुत पुराने हो चुके होंगे ना देश में, तो इन्हीं के अंडर में काम चल रहा था, तो हर एक की हिम्मत नहीं होती थी उस समय इनके खिलाफ आने की। द ब्रिटिश हैड सुपीरियर वेपन्स, उनके जो हथियार थे वो हमसे बहुत सुपीरियर थे, एंड ग्रेटर मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, इनकी मिलिट्री बहुत बड़ी थी उस समय। ये समझो कि इनकी जो मिलिट्री थी ना उसमें इंडियन ज़्यादा होते थे और ब्रिटिश कम होते थे। इंडियन लैक्ड यूनिटी, और हम जो थे वो क्या थे, हम में थी कमी एकता की। वही देखो, एकता की कमी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे भारत में ना एकता की कमी नहीं हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, माने किसी कास्ट पे लड़ाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्यों करते हैं हम लड़ाई ये वाली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बता हम हैं तो घूम फिर के भारतीय ही ना। सो हमें एकता के साथ रहना चाहिए। अगर हम देखो स्ट्रांग हुए थे ना उस समय सब, तो क्या किया हमने, इतना जड़ों से उखाड़ फेंका था ब्रिटिश को। तो अपने को कैसे रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल एकता के साथ रहना चाहिए। कोई कास्टिज्म कुछ नहीं होता, कोई भगवान जी के घर से लिखवा के नहीं आता, है ना। तो इस कास्टिज्म को तो कभी प्रमोट मत करना। चलो जी नेक्स्ट बात पे आ जाओ। रीजन्स ऑफ फेलियर समझ में आ गया। अब आ जाओ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। मच बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहुत मतलब 1857 के रिवॉल्ट से पहले की बात है कुछ। सम एजुकेटेड इंडियंस हु वर एक्सपोज्ड टू वेस्टर्न एजुकेशन रियलाइज्ड, क्या कि द इविल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखो भाई उस समय जो थे कुछ ऐसे भारतीय भी हुए जो वेस्टर्न एजुकेशन जिन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद ये महसूस किया कि भाई हमारे यहाँ ना ईविल्स हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं हमारे भारतीय समाज में। जी हाँ, हमारे भारतीय समाज में भी बुराइयाँ हैं, ऐसे कोई हम भगवान के वो तो नहीं है ना कि हाँ हमें सारी अच्छाइयाँ ही थी, हमें बहुत सारी बुराइयाँ थी। कैसे कैसे सम ऑफ ईविल्स उस समय क्या थे, वर द कास्टिज्म। एक तो हम बहुत छूत छात जाति पाति, ये नीची जाति का है ये ऊंची जाति का है, ठीक है। और तुम्हें जैसे होता था ना, छोटे जाति को बोलते थे तुम हमारा पानी नहीं छूना, हमारे मंदिर में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, कुएं पे मत आना, बड़ा बहुत वो रहता था, तुम्हारा मोहल्ला अलग हमारा मोहल्ला अलग, ऐसा सब कुछ बहुत रखते थे वो लोग। और किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड, अब क्या करते थे उस समय के कुछ लोग तो होते थे, बोलते थे लड़की को तो पैदा ही नहीं करना, और पैदा हो गई तो उसको मार देना है, ठीक है। तो सोचो लड़कियों को तो बेचारियों को पैदा होते ही मार भी दिया जाता था बहुत जगह। अब दूसरी बात होती थी चाइल्ड मैरिज, बेचारी बच भी गई ना तो उसको 7-8 साल में ही बस उसकी शादी कर दी, उसको पता ही नहीं है शादी क्या है, बट उसकी शादी हो जाती थी। और सती प्रथा, जो कि सबसे बुरी प्रथा थी। अगर मान लो किसी का पति मर गया है ना, तो क्या करते थे, पति मर गया ना उसका, तो उसको जिंदा जला देते थे उसके पति की चिता में,
है ना। सोचो, लेट्स इमेजिन कि अगर आपकी उंगली भी ना गैस के पास अगर जल जाए ना, किसी बर्तन पे टच हो जाए, वो कितना दर्द होता है, उस स्त्री को कितना दर्द होता होगा। तो बुराइयां थी ना हम में, हम कास्ट रेसिज्म मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्या है ऐसा कास्ट रेसिज्म में, नहीं माननी चाहिए ना। सब बराबर है भाई, भगवान की नज़र में बराबर है, तो इंसान की नज़र में क्यों नहीं बराबर है। फीमेल चाइल्ड को मार देना ये कितना गलत है। एक फीमेल ही दुनिया को धरती पे लाती है, सबको जन्म देती है, और फीमेल को ही मार दिया जाता था उस समय। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की मैरिज, ना पढ़ाना ना लिखाना, कुछ नहीं कराना, बस उनकी शादी कर देते थे। सती प्रथा, एक औरत को जिंदा जला देना चिता में, और फिर इसको धर्म का नाम दे देना, दैट वाज सो रॉन्ग। So they realized that it was because of the evils that our society could not progress. तो इनको लोगों को समझ में आया, जब इन्होंने पढ़ाई करी ना, तो इन्हें समझ में आया कि भाई ये हो रहा है कुछ बहुत ज़्यादा गलत, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों में ही लगे रह जाते हैं, हम बड़ी बात सोचेंगे ही कहाँ से। कौन कौन लोग थे? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड सैयद अहमद खान वर सम पीपल हु वांटेड टू रिमूव द इवल्स, ठीक है। तो ये वो लोग थे जो सच में इन बुराइयों को हमारे समाज से उखाड़ फेंकना चाहते थे, बिल्कुल कि भाई ये सब तो नहीं होना चाहिए, ना कास्ट रेसिज्म मानो, ना किल करो फीमेल चाइल्ड को, ना तो चाइल्ड मैरिज करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, राइट, और सती प्रथा तो जीरो, बिल्कुल ख़त्म करो। दे वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, रिफॉर्म करना माने सुधार करना, तो ये लोग चाहते थे सुधार करना, ठीक है। सो दे वर रिफॉर्मर्स, जो रिफॉर्म करे वो कौन है? सुधारक, सुधार करने वाला, रिफॉर्मर। अब दे नॉट ओनली प्रीच्ड टू द पीपल, इन्होंने भाषण ही नहीं दिया लोगों को, उपदेश ही नहीं दिए अगेंस्ट दीज ईवल्स, इन बुराइयों के खिलाफ, बट ऑल्सो एनकरेज भी किया, उत्साहित भी किया विडो मैरिज को, कि भाई विधवा की शादी भी करो, एंड फीमेल एजुकेशन, लड़कियों को भी पढ़ाओ। विधवा की शादी तो मतलब समझ लो पाप ही होगा ना उस समय के लोगों के लिए। आज तो बहुत ही कॉमन है भाई, अगर किसी लड़की का हस्बैंड मर जाता है, आज बहुत कॉमन है कि उसकी रीमैरिज कर देते हैं, ठीक है। सबको दोबारा लाइफ जीने का अधिकार होता है, ऐसे नहीं होता, लाइफ कभी खत्म नहीं होती ऐसे, ठीक है। और फीमेल एजुकेशन, भाई लड़कियों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है, और आज के टाइम में तो मतलब सभी लड़कियां पढ़ती हैं, अब आराम से सब चल रहा है, ठीक है। सोचो ये लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या होता सोसाइटी का भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, कैसे स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म, ये राष्ट्रीयता की भावना कैसे स्टार्ट हुई। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था 1857, ये हो गया फेल, ये तो पता है हमें, ठीक है ना, ये फेल हो गया। बट इट मेड द इंडियन रियलाइज, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियंस ने रियलाइज किया, महसूस किया दैट इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसका क्या महसूस किया इन्होंने? जो अन्याय कर रही है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्हें समझ में आ गई थी कि भाई ये सही नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। पहले तो आराम से मज़े कर रहे थे, लेकिन जब हमारे देशवासियों को ये बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ, रियलाइज़ नहीं होता ना जब तक आपको, तब तक आप उसके खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। यहाँ हुआ रियलाइज़, इन लोगों को महसूस किया इन्होंने। दे ऑल्सो रियलाइज, उन्होंने और क्या महसूस किया, दैट ओनली अ यूनाइटेड सोसाइटी, माने एक जिसमें एकता हो, ऐसा समाज कुड फाइट टू सेंड द ब्रिटिश अवे, वही क्या कर सकता है, ब्रिटिश को हमारे देश से बाहर निकाल के फेंक सकता है। लाइक माइंडेड, जिनका एक जैसा दिमाग था, लाइक माइंडेड लोग कौन होते हैं? जिनको भाई सोच एक जैसी हो। इंडियंस केम टुगेदर, वो साथ में है और उन्होंने ग्रुप बनाया। लाइक माइंडेड का मतलब कुछ हमारे ग्रुप ऐसे थे जो कहते थे मारो पीटो और इन्हें निकालो, कुछ ऐसे थे जैसे गांधी जी हमारे, वो कहते थे नहीं भाई शांति से, अहिंसा से, है ना, इनको बाहर निकालो, समझाओ, ठीक है, ऐसे वाले काम करो। तो मतलब अलग अलग ग्रुप थे। कुछ करते थे, वो कहते थे बाइकआउट कर दो, इनका सामान ही मत खरीदो, ठीक है, तो वो ऐसे वाले ग्रुप थे हमारे। सो अलग अलग एक एक, जैसे हम जिनकी मेंटालिटी जैसी जैसी थी, वो ग्रुप एक एक ग्रुप बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो वो इस तरह से ग्रुप फॉर्म हुई, कमेटी बनी, एसोसिएशंस बनी लोगों की। अब क्या हुआ, ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन केम टुगेदर, व्यापारी जो थे सब हमारे, ये भी इकट्ठे आ गए भाई, इनका व्यापार तो बर्बादी कर रहे थे अंग्रेज, है ना, तो ये भी सब आ गए और उन्होंने सेटअप कर ली फैक्ट्रीज। एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड एंड स्कूल्स वर सेटअप, अब एसोसिएशंस बनने लगी, स्कूल सेटअप हो गए, न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश, इंडियंस बिगिन टू होल्ड मीटिंग्स, भारतीय जो थे वो मीटिंग्स करने लगे, है ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ अब क्या करें, है ना, इस तरीके की मीटिंग होने लगी थी। एंड आस्क्ड फॉर देयर राइट्स, अब इन्होंने अपने अधिकारों के लिए मांग शुरू कर दी। ऑल दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इससे क्या हुआ, ये क्या कर रहा था, ऑल दिस लीड टू द फॉर्मेशन, इससे फॉर्मेशन हुई किसकी, INC विच इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। भाई देखो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप तो बन गए, लेकिन कोई तो चाहिए एक बड़ा जो हमारी बात पहुंचा सके सरकार तक, तो बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस कि भाई इस जो ग्रुप होगा, INC के जो मेंबर्स होंगे वो हमारी बात लेके जाएंगे गवर्नमेंट तक, इसलिए बना था शुरुआत में। तो बाद में देखो ये इनके लिए खतरा हो गया,
है ना, ब्रिटिश भाग गए थे फिर। अब क्या हुआ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC वॉज ग्रुप ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, ये ग्रुप था पढ़े लिखे भारतीयों का, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, दैट इट वॉज स्टार्टेड बाय एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज़ A.O. ह्यूम थे जिन्होंने इसे बनाया 1885 में। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ों की चाल भी हो सकती थी कि भाई बहुत ज़्यादा ही विद्रोह हो रहा था तो उसको दबाने के लिए एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, ऐसा, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं इसके पीछे क्या सच्चाई है, खैर इवन आई डोंट नो, लेकिन ये पता है कि भाई ये इंग्लिशमैन A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में शुरू किया गया। अब इस ग्रुप में INC का जो मीटिंग हुआ वॉज हेल्ड एट बॉम्बे। सबसे पहला मीटिंग कहाँ हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ये हुआ मुंबई में। इट वॉज अटेंड किया गया बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 72 डेलीगेट्स, डेलीगेट का मतलब समझ लो व्यक्ति आए 72 अलग अलग, जैसे इसको अटेंड करने के लिए ना। और WC बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इसके। A.O. ह्यूम जो थे रिमेन्ड एज द जनरल सेक्रेटरी, बने रहे फॉर मैनी ईयर्स के लिए, ठीक है। तो A.O. ह्यूम जो थे वो इसके जनरल सेक्रेटरी बने रहे बहुत सालों तक। अब आगे देखो, देयर आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ, द INC हैड ईयरली मीट्स, तो वो साल में कब कभी मिलने लगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ पीपल लाइक गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। द कांग्रेस बिकेम पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे कांग्रेस जो होती है वो पॉपुलर होने लगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी। दिस अवेकेंड द फीलिंग्स ऑफ लव फॉर वंस, और इस चीज़ ने अवेकन करा, जगाया फीलिंग ऑफ लव, प्यार की फीलिंग को एक दूसरे के लिए, नेशन के प्रति प्यार की फीलिंग को इन द माइंड्स ऑफ द कॉमन पीपल। अब ये लोग क्या करते थे, कॉमन पीपल को इकट्ठा करते थे, इन्हें समझाते थे सारा कि भी आपके साथ गलत हो रहा है, आप हमारा साथ दो, अंग्रेज़ों को भगाओ, ये सब कुछ करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट लॉज। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई हमारे लिए खतरा हो गया बहुत ज़्यादा ही, तो उन्होंने बहुत कठोर कानून बनाने लगे टू सरप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये जो हमारे राष्ट्रवाद की फीलिंग हमारे देश के, भारतीयों के हमारे सीने में जलने लगी, उसको दबाने के लिए द गवर्नमेंट स्लोली सो करती थी द सीड्स ऑफ हेट्रेड बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। धीरे धीरे वो हमारे मन में बीज बोने लगे, हमारे एक दूसरे के खिलाफ ना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने लगी एक तरीके से, बाई यूजिंग द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। उनकी पॉलिसी क्या थी कि दो हिंदू मुस्लिम सबको आपस में लड़वा दो, या आपस में बिजी रहेंगे तो हमसे कोई लड़ेगा ही नहीं, एक तरीके से हम दोनों पे अलग अलग जो है वो रूल कर लेंगे। चलो जी चैप्टर तो होता है फिनिश। अब आ जाओ जी न्यू वर्ड्स की तरफ। एग्रेरियन मतलब कनेक्टेड विद फार्मिंग, जो कनेक्ट हो, फार्मिंग यानी किसानी, खेती से। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, क्रॉप्स दैट आर सोल्ड टू बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन फैक्ट्रीज, जैसे कॉटन एंड रबड़ हो गया, रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ होती हैं, फैक्ट्रीज में जाती हैं। इन रेक्ड मतलब क्या होता है, फ्यूरियस, एकदम क्रोधित। और नेशनलिज्म क्या हो गया, फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस ओन कंट्री, अपनी कंट्री के लिए। अगेन आई वुड लाइक टू tell you, those who are interested to take personal classes can contact me on my personal number, that is 8588821529, ठीक है। I take my classes at home, I am not talking about any online class, right? And I live in Gaur City 1, Greater Noida West, so those who live in nearby societies or maybe in Gaur City, they can contact me. Thank you, bye bye.